हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, तो क्लास 8th की बुक का 6वां चैप्टर है जंतुओं में जनन। इम्पोर्टेंट लेसन है, कई बार इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो जहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं वहाँ पर मैं बता दूंगी, आप लोग उसे ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, आपने पाचन, परिसंचरण एवं श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। क्या आपको इनके विषय में याद है? ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक हैं। आप पौधों में जनन के प्रक्रम के विषय में भी पढ़ चुके हैं। जनन जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कल्पना कीजिए कि यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता। आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि अपनी जैसी जाति उत्पन्न करने के लिए प्रजनन बहुत आवश्यक है, नहीं तो जो जातियां हैं वह समाप्त हो जाएंगी। तो इसीलिए प्रजनन का विशेष महत्व है। आगे लिखा है, क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। आप पिछली कक्षा में पौधों में जनन के विषय में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं, यानी जंतुओं के जनन की विधियां बताई गई हैं। तो सबसे पहले लिखा है जनन की विधियों के बारे में। जिस प्रकार से पौधे में 2 तरह की विधियां होती हैं, लैंगिक और अलैंगिक, उसी तरीके से जंतुओं में भी 2 प्रकार की जनन विधियां होती हैं। लिखा है, पौधों की तरह जंतुओं में भी जनन की 2 विधियां हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में। लिखा है, आपने पौधों में जनन के विषय में पढ़ा था, पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इसे स्मरण करने का प्रयास कीजिए। आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग होते हैं। क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? जंतुओं में भी नर एवं मादा में विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। पौधों में मादा और नर जनन अंग कौन कौन से होते हैं? नर जनन अंग होते हैं पुंकेसर, और स्त्री जनन अंग स्त्री केसर होते हैं। आगे लिखा है, पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं, जो संलेत होकर युग्मनज बनाते हैं। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन, जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। आइए हम मनुष्य में जनन भागों का पता लगाएं, जनन प्रक्रम का अध्ययन करें। सबसे पहले नर जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे। लिखा है, नर जनन अंगों में 1 जोड़ा विरसड़, 2 शुक्राणु नलिका तथा 1 शिश्न यानी लिंग होते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। चित्र को देखिए, इस चित्र की बात हो रही है। इस चित्र की, इसमें क्या है, शुक्राणु का चित्र दिखाया गया है। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग एवं एक पूंछ होती है। तो शुक्राणु बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, लेकिन सभी में एक सिर होता है, ये आप देख सकते हैं। ये पूंछ होती है और ये मध्य भाग होता है। आगे लिखा है, क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। यहाँ पर आप चित्र में मानव में नर जनन अंग देख सकते हैं। ये शुक्राणु नलिका है, ये शिश्न है और ये विरसड़ हैं।
तो ये मानव में नर जनन अंग है, ये शुक्राणु है। अब मादा जनन अंग के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी जिसे डिंब वाहिनी भी कहते हैं तथा गर्भाशय होता है। मादा जनन अंगों में क्या क्या होता है? एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय। यहाँ आप देख सकते हैं एक जोड़ी अंडाशय, एक ये अंडाशय है, एक ये अंडाशय है, ये अंडवाहिनी है और ये गर्भाशय है। ये मानव में मादा जनन अंग हैं। आगे लिखा है मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु या डिंब कहते हैं। मानव यानी स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। जिस प्रकार से शुक्राणु एकल कोशिका होता है उसी प्रकार अंडाणु भी एकल कोशिका है। मानव अंडाणु इसमें दिखाया गया है इस चित्र में, और ये इसमें केंद्रक है। आगे लिखा है निषेचन, यानी निषेचन कैसे होता है इसके बारे में समझाया जा रहा है। लिखा है जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं निषेचन प्रक्रिया दिखाई जा रही है। ये शुक्राणु है, ये अंडाणु है, यहाँ निषेचन प्रक्रिया दिखाई जा रही है। इस चित्र में देख लीजिए युग्मनज, ये संलयित केंद्रक है और ये युग्मनज का निर्माण हो जाता है। आगे लिखा है क्या आपको जानकारी थी कि एक युग्मनज नए व्यष्टि का प्रारंभ है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री के यानी माँ के अंडाणु और नर यानी पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। अपने भाई अथवा बहन को देखिए, यह पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें कौन से लक्षण माता से और कौन से लक्षण पिताजी से प्राप्त हुए हैं। आगे लिखा है वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। अब लिखा हुआ है क्या आपने परक नली शिशु के विषय में सुना है, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी। तो लिखा है बूझो और पहेली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया कि कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए साथ रखते हैं, जिसे IVF अथवा इन विट्रो निषेचन, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परक नली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परक नली में नहीं होता। परक नली में शिशु का विकास नहीं होता क्योंकि शिशु का विकास तो माता के गर्भाशय में ही होता है, लेकिन फिर भी इसे परक नली शिशु नाम दिया गया है। आगे लिखा है आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है।
इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। आइए पता लगाएं कि यह किस प्रकार संपन्न होता है। यानी अनेक जंतु ऐसे होते हैं जिनमें निषेचन की प्रक्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है, और इन जंतुओं में निषेचन कहाँ होता है? जल में होता है। तो इसी के बारे में समझाया जा रहा है। लिखा है, वसंत अथवा वर्षा ऋतु के समय किसी तालाब अथवा मंद गति से बहते झरने का भ्रमण कीजिए। जल पर तैरते हुए मेढक के अंडों को ढूंढिए। अंडों के रंग तथा साइज को नोट कीजिए। वर्षा अथवा वसंत ऋतु में मेढक टोड, पोखर, तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। जब नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते। जिस प्रकार से मुर्गी का अंडा कवच से ढका होता है, उसी प्रकार मेढक का जो अंडा होता है कवच से ढका नहीं होता है, और यह कैसा होता है? कोमल होता है। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है तथा इनकी सुरक्षा भी करती है। यहाँ इस चित्र में मेढक के अंडे दिखाई गए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, लेकिन एक जेली की परत है, इन अंडों को एक साथ रखती है, अलग अलग ये नहीं होते। आगे लिखा है, मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंडकोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है। बाह्य निषेचन कहलाता है। क्योंकि ये मादा शरीर के बाहर हो रहा है, इसीलिए ये बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मछली, स्टार फिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। तो जलीय प्राणियों में बाह्य निषेचन होता है। यहाँ बूझो के दिमाग में एक सवाल आया कि मछली, मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक ही अंडा देती है। तो पहेली उसे बताती है कि यद्यपि यह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, सारे अंडों का निषेचन नहीं होता और वह नया जीव नहीं बन पाते। इसका कारण है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। तालाब में दूसरे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं, अतः अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणुओं का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। अब लिखा है भ्रूण का परिवर्धन। तो चलिए भ्रूण का परिवर्धन पढ़ लेते हैं। लिखा है, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। ये गर्भाशय, ये रोपित भ्रूण, ये अंडाशय है, ये अंडोत्सर्ग है, ये युग्मनज है। आगे लिखा है, युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। इस विकसित होती संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। यहाँ पर ये कोशिकाओं का पिंड इस चित्र में दिखाया गया है, और ये जो भ्रूण है गर्भाशय की दीवार में रोपित हो जाता है और ये विकसित होने लगता है। आगे लिखा है, गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आंखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। यहाँ आप गर्भाशय में भ्रूण देख सकते हैं, ये इस तरीके से होता है। आगे लिखा है, मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है?
आप जानते ही हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती, तब चूजे कैसे जन्म लेते हैं, आइए पता लगाएं। तो मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन ये अंडे देती है, बच्चे को जन्म नहीं देती। तो ये कैसे होता है, इसके बारे में बताया गया है। लिखा है, निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच ऐसी ही सुरक्षित परत है। तो मुर्गी के अंडे पर जो कठोर कवच दिखाई देता है वो इसी तरीके की एक सुरक्षित परत है। आगे लिखा है, कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। आपने मुर्गी को ऊष्मायन के लिए अंडों पर बैठे देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इसी अवधि में होता है। चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडजोत्पत्ति होती है। आपने तालाब अथवा झरने में मेढक के अनेक टैडपोल तैरते हुए देखे होंगे। मेढक के जो टैडपोल होते हैं यही विकसित होकर मेढक बन जाते हैं। तो इससे प्रश्न पूछा जाता है, अभी आगे इसके बारे में बताया गया है। उसके पहले पढ़ लेते हैं, जरायुज एवं अंड प्रजक जंतु। लिखा है, हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु विकसित होते हैं। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। यानी कि जो सीधे ही शिशु को जन्म दे देते हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, ये सभी क्या हैं, जरायुज जंतु हैं। और जो अंडे देते हैं वे अंड प्रजक जंतु हैं। आगे लिखा है, निम्न क्रियाकलाप की सहायता से आप इस बात को और अच्छी तरीके से समझ सकेंगे तथा जरायुज एवं अंड प्रजक में विभेद भी कर सकेंगे। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्रियाकलाप लिखा हुआ है। लिखा है, मेढक, छिपकली, तितली अथवा सलभ मुर्गी तथा कौवे अथवा किसी अन्य पक्षी के अंडे का अवलोकन करने का प्रयास कीजिए। क्या आप इन सभी प्राणियों के अंडों का अवलोकन कर पाए जिन अंडों को आपने एकत्र किया? आगे लिखा है, कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी मां शरीर के बाहर अंडे देती है, परंतु आप गाय, कुत्ता अथवा बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते क्योंकि वह अंडे नहीं देते। इनमें मां पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है। यह जरायुज जंतुओं के उदाहरण हैं। अब क्या आप जरायुज एवं अंड प्रजक जंतुओं के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? तो जरायुज में आ जाएंगे कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, हिरन है, शेर है। ये सभी क्या है, जरायुज जंतुओं के उदाहरण हैं। इसके अलावा मुर्गी है, मगर है, कछुआ है, ये सभी क्या है, अंड प्रजक जंतु हैं। अब लिखा है, शिशु से वयस्क, यानी शिशु से वयस्क कैसे बनते हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है। नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक वे वयस्क नहीं हो जाते। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं। मेढक के जीवन चक्र को चित्र में दर्शाया गया है। इस चित्र में मेढक से प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोग याद रखिए, जो टैडपोल होते हैं वो विकसित होकर मेढक बन जाते हैं, ये अंडे हैं। आरंभी टैडपोल कैसा दिखाई देता है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद विकसित होता है तो इस तरीके से दिखाई देता है, और अंत में मेढक जो है टैडपोल से बिल्कुल भिन्न हो जाता है। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है। मेढक के अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं का प्रेक्षण कीजिए। हम 3 स्पष्ट अवस्थाओं अथवा चरणों को देख पाते हैं, अंडा, टैडपोल और वयस्क। क्या टैडपोल वयस्क मेढक से भिन्न दिखाई देते हैं? बिल्कुल भिन्न दिखाई देते हैं। आपने देखा चित्र में।
क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन यह टैडपॉल वयस्क मेढक बन जाएंगे? टैडपॉल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपॉल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? क्या आप सोचते हैं कि हमारा भी कायांतरण होता है? मनुष्य में जन्म के समय ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। यानी कि मनुष्य में सभी अंग मौजूद होते हैं, नवजात शिशु में अंतर सिर्फ इतना होता है, नवजात शिशु जो है छोटा होता है और जब विकसित होकर हाथ पैर सब बड़े हो जाते हैं, तो यही अंतर है, लेकिन सभी अंग मौजूद होते हैं नवजात शिशु में। तो लैंगिक जनन के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। लिखा है, अब तक हमने जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा जिनसे हम परिचित हैं, परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा एवं सूक्ष्मदर्शी जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है? क्या आप उनके प्रजनन के ढंग के विषय में जानते हैं? आइए इसका पता लगाएं। यहाँ एक छोटा सा क्रियाकलाप दिया गया है। लिखा है, हाइड्रा की स्थायी स्लाइड लीजिए, आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस स्लाइड का अध्ययन कीजिए। जनक के शरीर से क्या कुछ उभरी हुई संरचनाएं दिखाई देती हैं? तो आपको कुछ इस तरीके से उभरी हुई संरचनाएं दिखाई देगी। आगे लिखा है, प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होकर नए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। स्मरण कीजिए कि ईस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एकल जनक से निकलने वाले उद्धर्ध से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहलाते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। तो हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसीलिए इस जनन को कहते हैं मुकुलन। आगे लिखा है, अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में दिखाई देती है। आइए देखें यह कैसे होता है। आप अमीबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं। आपको स्मरण होगा कि अमीबा एक कोशिकीय होता है। इसमें केंद्रक के 2 भागों में विभाजन से जनन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यहाँ आप देख सकते हैं केंद्रक जो है विभाजित हो जाता है 2 भागों में। आगे लिखा है, इसके बाद कोशिका भी 2 भागों में बट जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से 2 अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। आप लोग इसमें देख सकते हैं। तो अमीबा में द्विखंडन होता है। इसमें क्या होता है, जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार का जनन किसमें होता है? अमीबा में। तो अमीबा में होता है द्विखंडन और हाइड्रा में होता है मुकुलन। अब यहाँ पर डॉली की कहानी लिखी हुई है, क्लोन की, तो चलिए ये भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डॉली रखा गया। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। तो आप इस चित्र में डॉली देख सकते हैं, ये है डॉली। आगे लिखा है, डॉली की क्लोनिंग करते समय फिन डॉर्सेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका एकत्र की गई। उसी समय स्कॉटिक ब्लैक फेस ईव से एक अंडकोशिका भी एकत्र की गई। अंडकोशिका से केंद्रक को हटा दिया गया। तत्पश्चात फिन डॉर्सेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्रक को स्कॉटिक्स ब्लैक फेस ईव की केंद्रक विहीन अंडकोशिका में स्थापित किया गया। इस प्रकार अंडकोशिका को स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव में रोपित
किया गया। अंडकोशिका का विकास एवं परिवर्धन सामान्य रूप से हुआ। अंततः डॉली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव ने डॉली को जन्म दिया था, परंतु डॉली फिन डॉर्सेट भेड़ के समरूप थी, जिससे केंद्रक लिया गया था। तो ये है स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव, लेकिन जो डॉली है वो इसके जैसी लग रही है, फिन डॉर्सेट भेड़ के जैसी, क्योंकि इसी से क्या लिया गया था, केंद्रक लिया गया था। आगे लिखा है क्योंकि स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव के केंद्रक को अंडकोशिका से हटा दिया गया था, अतः डॉली में स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव का कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी, जिसने प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को डॉली की मृत्यु हो गई। डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गई तथा कुछ की जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई। क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां होती हैं। तो आज के लेसन में जंतुओं में जनन किस प्रकार से होता है इसके बारे में पढ़ा। मेढक के टेडपोल से प्रश्न आता है कि टेडपोल क्या होते हैं। तो ये मेढक के अविकसित रूप होते हैं और विकसित होकर वयस्क मेढक बन जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, कई बार प्रश्न में पूछा जा चुका है। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।